हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है द मुगल एम्पायर। इसके अंदर हमने एनिमेशन के साथ में पूरे चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि बहुत बड़ा था, इसमें कई प्रकार के लोग और कई कल्चर को मानने वाले लोग जो है वो रहते थे। तो इस पूरे इलाके पे राज करना बहुत ही मुश्किल काम था। मुगलों के आने से पहले जितने भी राजा थे वो इस पूरे हिस्से पे अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, परंतु मुगल्स ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया बहुत कम समय में जो इस पूरे इलाके पे अपना नियंत्रण कर पाया। 16th सेंचुरी के बाद के समय में उन्होंने अपने किंगडम को बढ़ा लिया आगरा और दिल्ली तक, और 17th सेंचुरी में लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उनका राज हो गया था। उन्होंने अलग अलग तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स लगाए, अलग अलग विचार लगाए राजकाज चलाने के, और इसी कारण से उनका जो रूल है वो काफी लंबे समय तक चला और एक राजनीतिक विरासत जो है आने वाले राजाओं के लिए छोड़ के चला गया। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडिपेंडेंस के दिन हमारे देश को एड्रेस करते हैं और वो एड्रेस करने के लिए उस एरिया को यूज करते हैं जहां मुगल एम्परर्स रहा करते थे, जिसे कि हमारा रेड फोर्ट दिल्ली है वो कहा जाता है। मुगल्स कौन थे? अगर मुगल्स के वंशज की हम लोग बात करें तो ये दो बहुत ही बड़े बड़े वंशों से संबंध रखते थे। उनकी मदर की साइड से हम लोग बात करें तो ये वंशज थे जंगेजीज खान के, जिनकी मौत 1227 में हुई थी। वो मंगोल रूलर थे जिनका राज चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ भागों में था, और फादर की साइड से वो तिमूर के वंशज थे जो कि ईरान, इराक और आज के जो तुर्की है उसके रूलर थे। लेकिन मुगल्स जो हैं वो मंगोल के वंशज कहलाना पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जंगेजी खान जो है उसको जोड़ा जाता है असंख्य लोगों के नरसंहार के साथ में। उन्होंने असंख्य लोगों को मार दिया था, और उसी के साथ साथ में उनका संबंध उज्बेक जो कि मंगोल्स के कंपटीटर थे उनसे भी है। दूसरी तरफ मुगल तिमूर वंश से संबंधित होने के कारण इस बात पे बहुत अधिक गर्व किया करते थे, क्योंकि तिमूर वंश के लोगों ने 1398 में दिल्ली में भी अपना कब्जा कर लिया था। इसलिए जो भी इस वंश के बड़े राजा हैं वो तिमूर के साथ में अपनी पिक्चर लगवाना पसंद करते थे। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल राजाओं ने जो मिलिट्री के जो अभियान चलाए उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आने वाले जो मुगल एम्परर है उनका नाम है बाबर, जिन्होंने 1494 में फरगना के सिंहासन पे अपना राज शुरू किया जब वो केवल 12 साल के थे। लेकिन इस विरासत से उनको बाहर कर दिया गया एक मंगोल ग्रुप के आक्रमण के कारण, जिन्हें की पिछले पेज में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि उज्बेक्स हैं। काफी समय यहाँ वहां भटकने के बाद में 1504 में उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया, और 1526 में उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, उनको पानीपत का जो युद्ध है उसमें हरा दिया, और दिल्ली और आगरा पे उनका राज हो गया। मुगल जो राजा थे उनको सबसे अधिक जो खतरा था वो अफगान से था। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग जानेंगे मुगल्स और अहोम्स के रिश्तों के बारे में, मुगल्स के साथ में सिख के रिश्तों के बारे में, मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्तों के बारे में। हम यहाँ ये भी पढ़ने वाले हैं कि हुमायूं का जो रिश्ता सफाविद के साथ था वो अकबर से किस प्रकार से अलग था। औरंगजेब के समय गोलकुंडा और बीजापुर को हथिया लिया गया था, इसी कारण से डेक्कन के जो लोग थे, उस इलाके के जो लोग थे, साउथ इंडिया के जो लोग थे, वो उनके विरोधी बन गए थे। मुगल एम्परर्स के कुछ मुख्य अभियान और इवेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाबर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उनका राज जो है 1526 से 1530 रहा।
1526 में उन्होंने इब्राहिम लोदी और उनके अफगान सपोर्टर्स थे उनको पानीपत में हरा दिया था। 1527 में उन्होंने राणा सांगा और राजपूत रूलर्स और उनके साथ जो लोग थे उनको खानवा में पराजित किया था। 1528 में उन्होंने राजपूत को फिर से हराया था चंदेरी में, और इसके बाद में धीरे धीरे आगरा और दिल्ली में उनका कंट्रोल पूरी तरह से हो गया था। हुमायूं का जो समय है वो 1530 से 1540 और उसके बाद में फिर से 1555 से 1556 तक रहा। हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा के अनुसार मिलने वाले साम्राज्यों को अपने भाइयों के साथ बांट लिया था। हुमायूं का जो भाई मिर्जा कामरान था उसने हुमायूं को अफगान कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ कमजोर कर दिया था। शेर खान ने हुमायूं को चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में हरा दिया और उसको ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह से सहायता मिली और उन्होंने 1555 में दोबारा से दिल्ली पे कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अगले वर्ष ही उनकी मौत हो गई। अकबर का जो राजकाल रहा 1556 से 1605 रहा। अकबर जब राजा बने थे तो वो केवल 13 इयर्स के थे। उनके राजकाल को 3 समय में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है 1556 टू 1570। अकबर जो है शुरुआत में अपना राजकाज बैराम खान की सहायता से और अन्य बुद्धिमान लोगों की सहायता से किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अकबर जो है वो स्वतंत्र हो गए। अकबर ने कई अभियान चलाए सूरीज के खिलाफ और अन्य अफगानों के खिलाफ और भी पड़ोसी मालवा गोंडवाना के खिलाफ, और इसी के साथ साथ में उनके जो भाई मिर्जा हाकिम है और उज्बेक्स है उनके खिलाफ। 1568 में चित्तौड़ की जो कैपिटल है सिसोदिया उस पे कब्जा कर लिया गया और 1569 में रणथंबोर पे भी कब्जा कर लिया गया था। 1570 टू 1585 इस समय गुजरात में अभियान चलाए गए और उसी के साथ साथ में बिहार ईस्ट में, बंगाल में और उड़ीसा में भी अभियान चलाए गए, और ये अभियान काफी जटिल हो गए क्योंकि 1579 और 1580 में मिर्जा हाकिम जो है उसके सपोर्ट से यहाँ पे काफी रिवोल्ट हो गए थे। 1585 से 1605 इस समय अकबर के एम्पायर का बहुत अधिक विस्तार हुआ और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में काफी अभियान चलाए गए। कांधार पे कब्जा कर लिया गया, कश्मीर पे कब्जा कर लिया गया, काबुल पे भी कब्जा कर लिया गया, और इसी के साथ साथ में डेक्कन और बेरार में भी युद्ध अभियान चलाए गए। उसके बाद में खानदेश और अहमदनगर जो है उन पे भी कंट्रोल कर लिया गया। अकबर को अपने अंतिम वर्षों में प्रिंस सलीम के द्वारा जो विद्रोह है उसका सामना करना पड़ा, और यही सलीम आगे जाके बादशाह जहांगीर बने। जहांगीर का जो समय है वो 1605 टू 1627 रहा और उन्होंने भी अकबर की तरह मिलिट्री अभियान जारी रखे। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजा हैं अमर सिंह, उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लिया था, और इसी के साथ साथ में सिख और अहोम और अहमदनगर जो है वहां पे भी अभियान चलाए गए। प्रिंस खुर्रम जो कि आने वाले समय के जो बादशाह बनने वाले थे, जिन्हें शाहजहां कहा जाने वाला था, उन्होंने भी जहांगीर के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया था। नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उन्होंने भी इन दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन वो इस मामले में असफल रही। शाहजहां का जो समय है वो 1627 से 1658 रहा। मुगल जो अभियान है वो डेक्कन जो कि सदर्न इंडिया में है वो शाहजहां के नेतृत्व में जारी रहे। अफगान नोबल जो खान जहां लोदी, उन्होंने विद्रोह किया और वो पराजित हुए। अहमदनगर में भी आंदोलन अभियान चलाए गए। बुंदेल्स को भी पराजित कर दिया गया, ओरछा को भी नियंत्रण में ले लिया गया। नॉर्थ वेस्ट में जो अभियान चलाया गया उज्बेक से बल्क को लेने का, वो असफल रहा और कांधार जो है वो सफाविद ने छीन लिया था।
1632 में अहमदनगर जो है उस पर पूर्णतः कब्जा कर लिया। 1657 से 1658 में शाहजहां के जो बेटे थे उनमें उत्तराधिकार के युद्ध होने लगे। औरंगजेब जो है इन युद्धों में विजयी रहा और अपने 3 भाइयों जिसमें दारा सिकोर भी शामिल था उनको मार दिया और वो राजा बन गया और उसने बाकी समय के लिए शाहजहां को जेल में डाल दिया। औरंगजेब का जो समय है वो 1658 से 1707 रहा। औरंगजेब ने नॉर्थ ईस्ट में अहोम को 1663 में पराजित कर दिया, लेकिन फिर से 1680 में उन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ जई और सिख लोग थे, उनके खिलाफ औरंगजेब का अभियान काफी सफल रहा। औरंगजेब ने राठौड़ राजपूत और उनके उत्तराधिकारों के मामले में दखलंदाजी की, जिससे वो लोग औरंगजेब के विरुद्ध में हो गए। शिवाजी के खिलाफ शुरुआत में चलाए गए अभियान सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाकर अपमानित किया और इसी के कारण से शिवाजी ने बाद में कई बार औरंगजेब को परेशान किया। औरंगजेब के समय राजकुमार अकबर जो हैं उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था और उनको मराठा से सपोर्ट मिला था, लेकिन अंततः राजकुमार अकबर जो है वो सफाविद की तरफ भाग गए थे। अकबर के विरोध के बाद में औरंगजेब ने अपनी आर्मी जो है वो डेक्कन सल्तनत की तरफ भेजी थी, जहां बीजापुर पे कब्जा कर लिया गया 1685 में और 1687 में गोलकोंडा पे भी नियंत्रण कर लिया गया था। 1698 में औरंगजेब ने खुद ने कई अभियान चलाए थे डेक्कन में मराठा को नियंत्रण में लेने के लिए, जो कि गुरिल्ला वारफेयर काम में लिया करते थे। औरंगजेब को सिख, जाट्स और सतनामीज का भी विरोध का सामना करना पड़ा था और उसी के साथ साथ में मराठाज और अहम का भी विरोध उनको देखना पड़ा था और उनकी मृत्यु के बाद में भी उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे। मुगलों में उत्तराधिकार की क्या परंपरा थी? मुगल लोग जो थे वो प्राइमोजेनिचर में बिलीव नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा जो है वो राजा बने। इसके बजाय मुगल लोग जो है वो तिमूर वंशज की जो परंपरा थी कोपार सिनेरी, उसमें वो विश्वास किया करते थे। इसका मतलब होता है कि एक राजा अपने सभी पुत्रों को बराबर का हिस्सेदार बनाएगा और जो भी उनमें सबसे ज्यादा सक्षम या योग्य होगा वो आगे जाके राजा बनेगा। इसी कारण से आपने देखा होगा जितने भी राजा हुए उनके बाद में उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उनमें जो सबसे ताकतवर या सबसे जो तेज चालाक था वो ही राजा बन पाया। मुगलों के दूसरे रूलर्स के साथ किस तरह के रिलेशन रहे? जैसा कि आपने पहले देखा था, मुगल रूलर्स जो है उन्होंने लगातार दूसरे लोगों के विरुद्ध आंदोलन चलाए थे और जिन लोगों ने भी उनकी अथॉरिटी को मानने से मना किया उन पे मुगलों ने विशेषतः आंदोलन चलाए। धीरे धीरे जब मुगल पावरफुल होते गए तो बहुत सारे राजाओं ने अपनी इच्छा से उनके साथ को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। कई लोगों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवार में करवाई थी, लेकिन कई राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों का मरते दम तक विरोध किया था। सिसोदिया राजपूत, जिन्हें कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप, जिन्होंने मरते दम तक मुगलों की अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया। एक बार वो पराजित भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उनके जाने के बाद में अमर सिंह से मुगलों का समझौता हो गया और उन्हें सम्मान पूर्वक उनकी जमीन दे दी गई। मुगलों ने दूसरे राजाओं के साथ ये जो तालमेल बिठा के रखा था, इसी कारण से वो इतने बड़े साम्राज्य को चला पाए थे। लेकिन यही तालमेल औरंगजेब नहीं बिठा पाया था, इसी कारण से उसे बहुत सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा था। मुगलों की राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध
जहांगीर की जो मदर थी वो एक कच्छावा राजकुमारी थी, और वो आमेर के जो राजा थे, जो कि इस समय जयपुर में है, उनकी पुत्री थी। शाहजहां की जो मदर थी वो भी एक राठौड़ राजकुमारी थी, और वो मारवाड़ के जो राजपूत राजा थे उनकी बेटी थी। इसका मतलब मुगलों ने राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मनसबदार और जागीरदार, इतने बड़े एम्पायर को नियंत्रण में रखने के लिए मुगलों ने क्या किया, अलग अलग प्रकार के लोगों की नियुक्ति की। छोटे छोटे मुखियाओं से लेके उन्होंने तुरानीज, ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठा और भी अन्य लोग जो उनकी सेवा में थे, उन सबको मनसबदार बना दिया था। मनसबदार का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसके पास मनसब हो। मनसब का मतलब एक बहुत बड़ी रैंक होता है, और मनसबदारों की एक फिक्स रैंक हुआ करती थी, साथ ही साथ उनकी सैलरी भी हुआ करती थी, और उनकी मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हुआ करती थी। और रैंक और जो सैलरी है वो उनकी जात के अनुसार डिसाइड की जाती थी। जात एक उस समय की न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती थी। जिसकी जितनी ऊंची जात होती थी वो उतना ही बड़ा नोबल पोजीशन में अपने राजा के कोर्ट में हुआ करता था, और उतनी ही ज्यादा उसकी सैलरी हुआ करती थी। मनसबदार को जो मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती थी, इसके कारण से उनको घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार जो है अपने घुड़सवारों को राजा के पास लाके रजिस्टर करवाया करते थे, और घोड़ों को भी वो रजिस्टर करवाया करते थे, ताकि उनके हिसाब से उनको सैलरी मिलती रहे। मनसबदार को अपनी सैलरी रेवेन्यू के रूप में मिलती थी, जिसे जागीर कहा जाता था, जो कि एक इक्ता प्रथा की तरह ही थी। लेकिन मुक्ति लोगों की तरह मनसबदार जो है वो उस जागीर में नहीं रहा करते थे। उन्हें केवल अधिकार था वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और अपने सिपाहियों या अपने नौकरों को संभालने का। और मनसबदार जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में काम किया करते थे। अकबर के समय जागीर जो है वो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से नियंत्रित की गई थी, और रेवेन्यू जो है वो लगभग मनसबदार की सैलरी के बराबर हुआ करता था। मनसबदार की संख्या इस समय काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए उन्हें जागीर प्राप्त करने के लिए काफी समय का इंतजार करना पड़ता था, और जागीर की धीरे धीरे कमी होने लगी। इसी कारण से जागीरदार जो है वो अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करने का प्रयास किया करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब जो है वो इन पे नियंत्रण नहीं रख पाया था। जब्त एंड जमींदार, मुगल रूलर्स के पास जो इनकम का मेन सोर्स था वो था किसानों के पास जो भी फसल होती है उस पे टैक्स। अधिकतम इलाकों में किसान जो है वो उनके जो गांव में जो मुखिया होते थे उन्हें टैक्स दिया करते थे। मुगल राजा जो है उन्होंने एक टर्म काम में लिया है जमींदार। इसमें क्या होता है कि एक गांव का मुखिया बना दिया जाता है जो कि सब लोगों से टैक्स कलेक्ट किया करता था। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल था, उन्होंने हर प्रकार की फसल का और किसानों का बहुत अधिक अध्ययन किया, और उसके बाद में 10 साल के गहन अध्ययन के बाद में सारे जो टैक्स है उनको डिसाइड कर दिया। और ये जो सर्वे हुआ था ये 1570 से 1580 तक हुआ था। हर एक प्रांत को अलग अलग रेवेन्यू सर्किल में बांट दिया गया था, और हर एक फसल का अलग अलग रेवेन्यू हुआ करता था। इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता था। किसी भी इलाके में मुगल मुखिया हुआ करता था वो जा सकता है और वो कभी भी इन अकाउंट्स को चेक कर सकता था। गुजरात और बंगाल में ऐसा नहीं हो पाया था। कुछ इलाकों में जमींदारों के पास में बहुत अधिक पावर हुआ करती थी, और कई बार मुगलों के द्वारा अत्यधिक एक्सप्लोटेशन के कारण ये जमींदार विद्रोह भी
कर दिया करते थे। कई बार एक ही समाज के जमींदार और किसान जो है वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे, और इन्हीं विद्रोह के कारण 17th सेंचुरी के एंड तक मुगल एम्पायर जो है वो लगभग अनस्टेबल होता गया। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने घनिष्ठ मित्र जो उनका दरबारी भी था जिसका नाम अबुल फजल था, उससे कहा उनके इतिहास के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में लिखने के लिए। अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री जो है अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी जिसका नाम था अकबरनामा। इसके पहले वॉल्यूम में अकबर के पूर्वज जो हैं उनके बारे में है, और दूसरे वॉल्यूम में अकबर के शासन के समय जो घटनाएं घटी उनके बारे में विवरण है, और तीसरा वॉल्यूम जो कि आईने अकबरी है इसमें अकबर के प्रशासन के बारे में, उसकी आर्मी, रेवेन्यू और उसके एम्पायर की ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। इन बुक्स में उस समय के ट्रेडिशंस और कल्चर जो कि इंडिया में चल रहे थे उसके बारे में भी बताया गया है। आईने अकबरी में अलग अलग प्रकार की फसलें, कीमतें, मजदूरी, टैक्सेस आदि सब के बारे में भी बताया गया है। अकबर की पॉलिसी को जरा नजदीक से देखते हैं। अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अधिक ध्यान दिया, और अबुल फजल ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है। अबुल फजल ने बताया कि पूरा एम्पायर प्रोविंसेस में बांटा गया था जिसे सूबा कहा जाता था, और इसे सूबेदार नियंत्रित किया करता था जो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों किया करता था। हर एक प्रोविंसेस में फाइनेंशियल ऑफिसर या दीवान हुआ करते थे, और पीस और ऑर्डर को इस प्रोविंस में मेंटेन करने के लिए सूबेदार की नियुक्ति हुआ करती थी। सूबेदार की सहायता के लिए बख्शी हुआ करते थे। धार्मिक कार्यों के इंचार्ज को सदर कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर को फौजदार, और इसी साथ में पुलिस कमांडर को कोतवाल कहा जाता था। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभुत्व या इन्फ्लुएंस, मेहरुन्निसा जो है उन्होंने एम्परर जहांगीर से 1611 में शादी की और उन्हें नूरजहां का खिताब मिला। वो अपने राजा के प्रति काफी लॉयल और सपोर्टिव रही, और इसी के कारण से जहांगीर ने एक सिल्वर कॉइन जो है वो जारी किया था, और उसके एक तरफ नूरजहां जो बेगम है उनका नाम लिखा हुआ था। यहाँ पे नूरजहां के द्वारा जारी किया गया एक फरमान या ऑर्डर भी आपको दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो ऑर्डर है वो नूरजहां पातशाह बेगम के द्वारा जारी किया गया है, और उस समय नूरजहां जो है उनको बहुत अधिक महत्व दिया गया था। अकबर के जो नोबल लोग हुआ करते थे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, और वो काफी मात्रा में रेवेन्यू भी कलेक्ट किया करते थे। वो अपने राजा के प्रति काफी वफादार हुआ करते थे। लेकिन 17th सेंचुरी के अंत तक नोबल्स जो है वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते गए, और इसी कारण से राजा का जो राज है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। अकबर जब फतेहपुर सीकरी में 1517 में थे तो उन्होंने क्या किया, धर्म के ऊपर डिस्कशन शुरू किया, और जिसमें उलेमाज, ब्राह्मण्स, जिस्ट प्रेस्ट जो कि रोमन कैथोलिक थे और जोरास्ट्रियंस थे, उनके साथ में धार्मिक विचारों की गोष्ठी आयोजित की, धार्मिक विचारों की मीटिंग आयोजित की, और इन डिस्कशंस के लेने का जो स्थान था वो इबादत खाना कहा जाता था। अकबर को धर्म में काफी इंटरेस्ट था, और उसी के साथ साथ में लोगों में जो सोशल कस्टम्स हैं उनमें भी उसे काफी इंटरेस्ट था। अकबर ने अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलने के बाद में ये महसूस किया कि सभी धर्मों में झूठी और बेकार प्रथाएं बहुत ज्यादा है, और इन्हीं के कारण से उसकी प्रजा में जो है असंतोष फैल रहा है। इसी के कारण से अकबर ने सुलह कुल या एक यूनिवर्सल पीस का आइडिया के बारे में सोचना शुरू किया। उसने एक ऐसे सिस्टम पे काम किया जहां ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस तीनों एक साथ में मिल सके।
अबुल फजल जो है उन्होंने इस मामले में अकबर की काफी सहायता की। जहांगीर और शाहजहां ने भी अकबर के इन्हीं नक्शे कदम पे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। 17वीं सेंचुरी और उसके बाद में मुगल एम्पायर प्रशासनिक और मिलिट्री योग्यता के कारण से मुगल एम्पायर जो है वो बहुत ही बड़ा एम्पायर बन गया। अंतरराष्ट्रीय जो यात्री यहाँ आया करते थे वो इसे बहुत ही धनवान जगह बताया करते थे। इसी के साथ साथ में वो आम लोगों की गरीबी का भी विवरण किया करते थे। शाहजहां के समय में 8000 में से 445 की जो मनसबदार थे उनकी रैंक काफी हाई थी और बाकी जो थे वो काफी निचली रैंक के थे। और इन 445 मनसबदार को 60% जो टोटल रेवेन्यू है वो मिला करती थी। तो इस प्रकार से उस समय इस प्रकार का असंतुलन देखने को मिलता है। मुगल एम्प्रेस जो है और उनके जो मनसबदार हैं वो काफी सारा पैसा सैलरीज और सामान पे खर्च किया करते थे। इसके कारण से जितने भी आर्टिसंस और पीजेंट्स हैं जो कि उन्हें सामान सप्लाई किया करते थे उन्हें फायदा होता था, लेकिन जो रेवेन्यू जो था वो इतना अधिक था कि इन आर्टिसंस और पीजेंट्स के पास कुछ भी नहीं बच पाता था। गरीब लोग जो हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और अमीर लोग जो हैं वो और अधिक अमीर होते जा रहे थे। मर्चेंट्स और बैंकर्स जो है वो इस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाया करते थे। बहुत अधिक वेल्थ और बहुत अधिक कमांड के कारण मुगल के जो विशेष लोग हैं वो बहुत अधिक पावरफुल 17वीं सेंचुरी में होते गए। इसी कारण से मुगल एम्परर है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए और ये बाकी लोग जो हैं वो शक्तिशाली होते गए। और इसी के कारण से नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जिस तरह से कि हैदराबाद और अवध में। हालांकि वो मुगल एम्परर जो दिल्ली में है उसका सम्मान किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल एम्परर्स का प्रभुत्व जो है वो काफ़ी कम होने लगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।